वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग नोटबुक। तो लास्ट टाइम हम देख रहे थे सॉम सब्जेक्ट, और सॉम सब्जेक्ट जैसा कि मैंने बताया था हैशटैग का यूज़ करते हुए हम आ गए थे 7th नंबर पॉइंट तक। अब इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं पॉइंट नंबर 8 से। आज हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर 8 से क्या कॉन्सेप्ट्स रहेंगे या क्या क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे या मैच द कॉलम फिगर, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, वो हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 8 से। तो आई थिंक पॉइंट नंबर 7 ये पॉइजन्स रेशो का अपन ने देख लिया था। चलिए पॉइंट नंबर 8 पर बात करते हैं। तो वेट अ मिनट, 3 4 5 6, ठीक है, ये एट्थ नंबर पॉइंट है हमारा। ये बेसिक डेफिनेशन दी हुई है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। प्लास्टिसिटी के बारे में बताया हुआ है, फिर टफनेस के बारे में बताया, फिर इलास्टिसिटी के बारे में बताया, फिर डक्टिलिटी के बारे में बताया, और एट द लास्ट ब्रिटलनेस के बारे में बताया। तो बेसिकली अगर हम अपनी नॉर्मल भाषा में बात करें तो ब्रिटलनेस क्या रहता है, इसका आप एक एग्जांपल हमेशा अपने दिमाग में रखा करें। कांच की एक स्लैब, एक जो कांच की स्लैब है उसको आप अगर ऊपर से मतलब किसी भी डिस्टेंस से आप अगर नीचे फेंकते हैं, ज़मीन पर आप फेंकते हैं, तो क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाएगी ये, है ना। तो ये एक तरीके से ब्रिटलनेस इसको हम बोलते हैं कि जो कांच की स्लैब है वो ब्रिटल है, ठीक है। ये आप एक एग्जांपल याद रखें जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी या समझने में कोई चीज़ को। बाकी डेफिनेशन तो आप भी पढ़ ही सकते हैं पूरी ब्रिटलनेस की, है ना। तो पढ़ भी लेते हैं डेफिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस फ्रैक्चर विदाउट एनी एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन इज नोन एज ब्रिटलनेस। इट इज़ अपोजिट ऑफ टफनेस। जो ब्रिटलनेस है वो टफनेस के अपोजिट होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन डक्टिलिटी के बारे में। तो पहले मैं नॉर्मल आपको समझा देता हूँ अपनी देशी भाषा में कि मतलब किस तरीके से डक्टिलिटी होती क्या है। आपने कोई एक मेटल की शीट ली, उसको आपने खींचना शुरू कर दिया। वेट अ मिनट, आपने कोई मेटल की शीट ली, उसको आपने खींचना शुरू कर दिया। मान लीजिए खींचते खींचते थोड़ी और श्रिंक हुई, थोड़ी और श्रिंक हुई, मतलब एकदम वायर के फॉर्म में आने लगी वो धीरे धीरे, इतनी ज़्यादा इलोंगेट हो गई, इसको इलोंगेट टर्म बोलते हैं। तब वो आपकी डक्टिलिटी कहलाती है। अब अपन इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट अलाउ इट टू बी ड्रॉन इनटू वायर और इलोंगेटेड बिफोर फेलियर, मतलब फेल होने से पहले, ठीक है, इज नोन एज डक्टिलिटी। तो आई होप आपके समझ में आ गया, और काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। सिमिलरली वेट अ मिनट, ये क्या, ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली इलास्टिसिटी के बारे में बताया हुआ है, इसकी डेफिनेशन आप खुद पढ़ना क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टफनेस का भी है, एंड देन प्लास्टिसिटी के बारे में बताया हुआ है, तो आप पढ़ लेना, बेसिक है बिल्कुल, इसको अपन डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 9। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद लास्ट टाइम हमने ये भी पढ़ लिया था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में। नहीं पढ़ा तो आज देख लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बस आप याद रखिए, इसको कैसे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा, ये जेड होना चाहिए, यहाँ शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है इधर, ठीक है, सिग्मा जेड अपॉन कैपिटल ई, मतलब मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय ये टर्म 1 माइनस 2 म्यू। तो उसको आपको याद रखना है। और ई क्या रहता है ये बताया हुआ है, मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी। म्यू हम सबको पता है पॉइजन्स रेशियो रहता है। और अगर बार सब्जेक्टेड हो रहा है यूनी एक्सियल स्ट्रेस में, देखो ऊपर क्या है, ये वाला जो टर्म है, इसको इक्वेशन 1 अगर बोल दें हम, तो ये क्या है, व्हेन प्रिज्मेटिक बार इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कैलकुलेटेड एज दिस, ठीक है, जब वो स्ट्रेस में सब्जेक्टेड होगा। लेकिन जब यूनी एक्सियल स्ट्रेस में सब्जेक्टेड होगा ना, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन कैपिटल ई, मतलब मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। पॉइंट नंबर 10 पर आते हैं। सॉम में क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 10 पर, तो ये हमारा दे रखा है, शाफ्ट की इक्वेशन दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आप मेरे को टी निकाल के बता दो, या एल निकाल के बता दो, या टाओ निकाल दो। पहले तो आप इसको फार्मूला याद करने की कोशिश करें, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था ना, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला भी हमने पढ़ा है। सिमिलरली ये रहता है हमारा शाफ्ट के लिए, टी अपॉन जे, इसकी हम अभी ट्रिक डिस्कस करेंगे, इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर, वेट अ मिनट, इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। तो इसकी ट्रिक क्या बन सकती है, इसकी ट्रिक बन सकती है जो कि हमारे एक फेमस सर हैं अनअकैडमी के, उन्होंने बनाई हुई है, उन्होंने बनाई थी, तेजा ताऊ, टाऊ से ताऊ है राहुल का, आर मतलब राहुल, गवर्नमेंट ऑफ, ये थीटा को उन्होंने ऑफ बताया था, गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख में मतलब एल है।
तो आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर्मूला आपको 2-3 बार आप लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा, सिंपल बनाया था ये, ठीक है। तो वेट अ मिनट, कहाँ गया, ये रहा। तो हम सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, यूजुअली टाउ मैक्स की वैल्यू पूछी जाती है। तो टाउ मैक्स कितना होता है ये आपको शो हो रहा होगा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू 16T/πd³। तो आप इसको 2-3 बार लिखिएगा रफ रजिस्टर पे, आपको याद हो जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी भी पूछी जाती है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या रहती है, U इज इक्वल टू τ²/4g मल्टीप्लाइड बाय V, ठीक है। G क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ठीक है। नेक्स्ट V क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट है। सिमिलरली हॉलो शाफ्ट में ही पूछा जाता है। तो ये देखिए, ये जो ऊपर फॉर्मूला है ना 16T/πd³, सिमिलरली ये है 16T/πd, यहाँ पावर 4 हो गई है क्योंकि हॉलो है ना। शाफ्ट कुछ इस तरीके से है, ये है, और इसके अंदर एक और शाफ्ट है इस तरीके से, हॉलो शाफ्ट है इस तरीके से, आप समझ रहे होंगे, आई होप सो। तो इसलिए कैपिटल डी ऊपर आया और ये अपॉन में आ गया कैपिटल D⁴ अपॉन स्मॉल D⁴, है ना, पाई तो है ही। तो 16T और D, तो आप इसको ऐसे भी याद करने के लिए कर सकते हैं कि जैसा मान लो ये अगर ये कटेगा तो D³ बचेगा ना। तो आप इसको रिलेट करने की कोशिश करें सॉलिड शाफ्ट वाले फॉर्मूले से, तो आपको जल्दी याद हो जाए। बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं। आगे उन्होंने K की वैल्यू लेकर सॉल्व किया है। तो K इक्वल टू क्या है, स्मॉल d/कैपिटल D, और ये बताया वो हॉलो में। सिमिलरली स्ट्रेन एनर्जी क्या रहेगी हॉलो शाफ्ट में, तो ये बताई हुई है τ²/4g मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल D प्लस स्मॉल d² होल अपॉन कैपिटल D² मल्टीप्लाइड बाय V। तो ये आपको बार बार लिख कर ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। यूजुअली सॉलिड शाफ्ट का तो याद होना ही चाहिए, तो ओरली आप कर ही लेंगे, इसको थोड़ा आप लिख कर करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 11 पर। पॉइंट नंबर 11 हमारा एक कंसेप्ट है और काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। सो में अक्सर इस पर भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या रहती है। तो PU इज इक्वल टू 0.40 FCK/AC प्लस 0.40 था ना, प्लस 0.67 FY/ASC। अब देखो AC क्या है आपका, है आपका ग्रॉस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, AG मतलब माइनस स्टील एरिया। जो भी क्रॉस सेक्शन का एरिया उसमें से स्टील एरिया माइनस करोगे तो आपको ग्रॉस एरिया ऑफ मतलब कंक्रीट का एरिया आपको निकल आएगा। सिमिलरली ASC क्या है आपका, ASC आपका स्टील का एरिया है, ठीक है। और बाकी टर्म लिखा हुआ है FC के क्या है, कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, और FY क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है। तो बस आप ये फार्मूला याद रखना, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए शॉर्ट कॉलम, उसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है बस। तो ये कभी कभार डायरेक्ट न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अपन, पॉइंट नंबर 12 है ये। यहाँ पर देखिए अच्छे से बताया हुआ है, बिल्कुल टेबल बना के बताया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखते जाइए। ब्रिटिल मटेरियल में क्या रहेगा, यहाँ हमने बताया थ्योरी ऑफ फेलियर और उनके शेप क्या क्या रहते हैं। ब्रिटिल मटेरियल में देखिए, सबसे पहले ब्रिटिल मटेरियल बताया। ब्रिटिल सुनते ही आप क्या याद रखेंगे, मैंने बताया था आप एक ग्लास की स्लैब याद रखना, और जिसको आप फेंक रहे हैं ऊपर से ज़मीन पर, जैसे ही आप इसको फेंकेंगे तो ये टुकड़े टुकड़े में मतलब इसके पीसेस हो जाएंगे, और ये इसकी जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो क्या कहलाती है, ब्रिटिल कहलाती है, ठीक है। तो आप इतना याद रखना बस, इससे आपकी क्या इमेजिनेशन अच्छी होगी और आप इजीली चीज़ें कैप्चर कर पाएंगे। तो देखते जाइए शेप क्या क्या रहे थे, ये हमने पढ़े होंगे ना, थ्योरी ऑफ फेलियर हमने पढ़ी थी। तो ये ऐसे ही हम रिवाइज करते जाएंगे जल्दी जल्दी, तो सारी चीज़ें हमको एक तरीके से माइंड गेम हम खेलते जाएंगे यहाँ पर, तो सारी चीज़ें हमको याद होती जाएंगी। जैसे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी थी ना, रैंकाइन थ्योरी, ये इसका जो शेप था स्क्वायर बनता था, ठीक है। पहली बात तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार मैथ्स दी कॉलम में, सिर्फ ये देंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी किसने दी थी, तो आपको पता होना चाहिए रैंकाइन थ्योरी थी ये, मतलब किसने बताई थी, रैंकाइंस ने। आप क्या, मैंने कैसे याद किया था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो मैंने यहाँ से टर्म उठाया था, थोड़ा हो सकता है आपको कॉमेडी लगे, लेकिन ये मैंने मेरा याद करने का तरीका था। तो मैंने क्या किया था, वेट अ मिनट, ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने प्रिंसिपल स्ट्रेस को बड़े ध्यान से देखा कि प्रिंसिपल साहब को स्ट्रेस हो रहा है। कब स्ट्रेस होगा, जब बच्चों की, जब स्टूडेंट्स की, समझ जाना, स्टूडेंट्स की रैंक बेकार आएगी एग्ज़ाम में,
तो मैंने रिलेट किया था प्रिंसिपल सर को रैंक से, और प्रिंसिपल सर को स्ट्रेस हो रहा है। क्यों स्ट्रेस हो रहा है आप समझ गए ना, क्योंकि बच्चों की रैंक खराब आ रही है। इसलिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ना किसकी है, रैंकाइन थ्योरी कहलाती है। इसका दूसरा नाम है रैंकाइन थ्योरी, याद रख लोगे। बाकी ये तो सिंपल है यार कि उनका शेप बनता है स्क्वायर शेप बनता है, ठीक है। ये मैंने ट्रिक बनाई थी, आप कुछ और भी बना सकते हैं। दूसरा देखिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। तो आप देखिए स्ट्रेस का तो मैंने बता दिया, रैंक बच्चों की ख़राब हो रही थी इसलिए रैंकाइन थ्योरी। स्ट्रेन का क्या बना है, तो स्ट्रेन तो एक बार आप भूल जाइए, प्रिंसिपल और कहाँ होते हैं, यूजुअली जो क्रिश्चियन स्कूल रहते हैं वो सेंट करके होते हैं। तो आप इसको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करिएगा कि प्रिंसिपल साहब कहाँ हम लेंगे, सेंट वेनेंट करके एक नया स्कूल खुला है, उसमें प्रिंसिपल साहब स्ट्रेन लगा रहे होंगे किसी मटेरियल पर, ठीक है, स्ट्रेन का यूज़ कर रहे होंगे। तो आप इसकी ऐसी स्टोरी बना सकते हैं, प्रिंसिपल साहब किसी मटेरियल पर स्ट्रेन लगा रहे हैं, कहाँ बैठकर, किसी स्कूल की लेबोरेटरी में, और इस स्कूल का नाम है वेनेंट, सेंट वेनेंट, ठीक है, सेंट वेनेंट, आप समझ गए होंगे। तो बस आपको दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी, प्रिंसिपल सर को स्ट्रेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों की रैंक ख़राब होती जा रही है। प्रिंसिपल सर को स्ट्रेन लगा रहे हैं प्रिंसिपल सर किसी लेबोरेटरी में बैठ के किसी स्कूल की, और वो स्कूल का नाम क्या है, सेंट वेनेंट है। तो याद करने का तरीका और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी, ये हाइक्स थ्योरी है। टोटल स्ट्रेन एनर्जी हाइक्स थ्योरी है, एकदम हाइक से आप याद कर लो हाई पावर। और हाई पावर कब लगती है, जब आप क्या करोगे, टोटल अपनी एनर्जी कहीं पर लगाओगे, और इसको टोटल स्ट्रेन एनर्जी से आप रिलेट कर सकते हो। टोटल स्ट्रेन एनर्जी कब लगेगी, जब हाई पावर होगी। और हाइक से मतलब क्या, हाइक्स थ्योरी है, थोड़ा टंग ट्विस्ट है हाइक्स। अब याद करने का तरीका देखो, प्रिंसिपल साहब की मतलब जब रैंक से रिलेटेड बात हो रही है तो स्क्वायर शेप बन रहा है, ठीक है, ठीक है। सेंट वेनेंट की बात हो रही थी तो रोम्बस शेप बन रहा है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि प्रिंसिपल सर स्ट्रेन लगा रहे थे ना किसी मटेरियल पे, ऐसा स्ट्रेन लगा कि वो रोम्बस बन गया वो, ठीक है, ये रोम्बस हो गया। टोटल एनर्जी थ्योरी जो है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, उसमें इलिप्स बन रहा था, है ना। तो उसको सोलर सिस्टम से याद कर सकते हो कि सोलर सिस्टम सबसे पावरफुल होता है अपने यूनिवर्स में, तो इलिप्स के शेप का होता है वो। इस तरीके से कुछ भी बना के अपना देखो काम चलना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, बस ये सारी स्टोरियाँ बनती रहती हैं ऐसी। अब देखो अपन बात करते हैं डक्टाइल मटेरियल की। डक्टाइल मटेरियल में क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी गेस्ट एंड ट्रेस का, ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ठीक है, इसका वॉन मिसेस एंड हैंकी थ्योरी। तो ये मैंने अभी इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है, इसको मेरे को डायरेक्ट ही याद हो गया था कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जहाँ पर भी लगेगी उसके लिए मैं गेस्ट एंड ट्रेस का थ्योरी का मतलब याद करूँगा, जिसका हेक्सागन शेप होता है। और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन मतलब तोड़ फोड़ हो गई ऐसा समझना। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी कहाँ लगेगी, जब वॉन मिसेस एंड हैंकी थ्योरी होगी, मतलब उसी का दूसरा नाम है, तब हम इलिप्स शेप का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका भी आप कुछ बना सकते हैं, लेकिन मेरे को डायरेक्ट याद हो गया था तो उसकी मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं थी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया उसी में। पॉइंट नंबर 13 है हमारा, ये क्या है देखते हैं। ये मैच द कॉलम टाइप में है, ये सब मैंने ऐसे ही बनाए हुए थे जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो और जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए। तो उसका देखो ये रहा है, इसका आंसर क्या है, 4 3 2 1। चलो अपन भी देखते हैं, ये है 4 then 3 then 2 and then 1। चलो देखते हैं। पहला है हमारा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। इसका क्या है, ये मैंने बताया था ना, स्ट्रेस, प्रिंसिपल सर को स्ट्रेस कब हो रहा था, जब रैंकाइन थ्योरी, वेट अ मिनट, आई थिंक ये रैंकाइन होना चाहिए, थोड़ा गलत लिखा है क्या, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी नहीं शायद। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बी का 3 है आपका। तो बी क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ये आपका गेस्ट एंड ट्रेस का, ये तो डायरेक्ट ही याद हो गया था, है ना। और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी डी का 1 है, वॉन मिसेस थ्योरी। तो मैच द कॉलम है, आप बस डायरेक्ट इसको याद करना। 4 3 2 1 में बता रहा हूँ, 4 3 then 2, या यहीं से देख लो ना आप, 4 3 2 1 ये लिखा हुआ है, ठीक है, विजिबल हो रहा है ना ये, 4 3 2 1। तो इसका मैच द कॉलम 4 3 2 and then 1, ये आप मैच करिए और उसको याद रखिए, एग्जाम में आया हुआ है मैच द कॉलम है ये। पॉइंट नंबर 14 यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अगेन एक कंसेप्ट को,
और इसके बाद अपन बस रोक लेते हैं आज यहीं पर ही। बल्क मॉडुलस के बारे में बताया, रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन इलास्टिक रेंज, ये इंपॉर्टेंट है, इस कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस। डिनोट कैसे करते हैं? के इज इक्वल टू माइनस डी पी, मतलब हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या रहता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। तो ये हो गया आपका क्या? बल्क मॉडुलस। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट क्या रहती है? एसआई यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस इज द सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर की यूनिट रहती है ना, एसआई यूनिट, वही बल्क मॉडुलस की रहती है, सेम ही तो है ये। तो क्या रहेगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये, और इसको हम क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं, दूसरा नाम पास्कल है। सिमिलरली हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो पहले याद रखना, कंप्रेसिबिलिटी को हम बीटा साइन से डिनोट करते हैं। जैसे बल्क मॉडुलस को हम के से कर रहे थे ना, ऐसी कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से डिनोट करते हैं। क्या रहता है? रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। मतलब ये क्या है? बीटा क्या है? ये रेसिप्रोकल है के का, है ना, कुछ इस तरीके से, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है के। के क्या था? बल्क मॉडुलस। तो ये बताया हुआ है यहाँ पर, ऐसा एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, कंप्रेसिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस। तो क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू माइनस, ये साइन ऊपर आ जाएगा, मतलब ये वाला सिंबल डेल डी वी ओवर वी ऊपर आ जाएगा और डी पी नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? वो भी इन्वर्स हो जाएगी। तो क्या होगा? ये हो जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? ये बोल सकते हैं हम कि मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, और क्या बोल सकते हैं? ये 2-3 तरीके से लिखा हुआ है, ये आप देख लेना। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। ये मैंने मोबाइल इंटरफेस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा, और ये हमारा चैनल है, ये चैनल देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चैनल है, सिविल इंजीनियरिंग नोटबुक करके। पहले रॉयल सिविल इंजीनियरिंग नाम से था, अभी इसका नेम चेंज कर दिया है कुछ इश्यूज़ के चलते हुए। तो बस आप इसको अच्छे से पढ़ना, ये जितना भी टॉपिक है सारे यहाँ पर हैं पिन मैसेज पे, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ी सी ट्रिक्स वगैरह लेकर आने की कोशिश करूँगा, बाकी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।